हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको संविधान संशोधन के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है आज हम उसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बचे हुए संविधान संशोधन। तो अगला संविधान संशोधन आता है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? तो इसमें देखिए, पहला प्रावधान किया जाता है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, एक नया अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 268 का खंड क, इसमें नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में सेवा कर को औपचारिक रूप से इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेवा कर को 7वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 7वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाता है। आ रहा समझ में? और 7वीं अनुसूची में तो शामिल किया, लेकिन किस सूची में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, संघ सूची में। किस में रखा गया इसको? संघ सूची में। और संघ सूची का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को या हमारी संसद को होता है, तो उसे हम संघ सूची कहते हैं। तो ये सेवा कर पर कोई भी विधि बनाना है, कानून बनाना है, तो यह अधिकार किसके पास रहेगा? हमारी संसद के पास। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्रावधान आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला संविधान संशोधन होता है 89वां 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें कौन कौन से प्रावधान हुए? तो आपको याद रखना होगा कि संविधान संशोधन में हम देखते हैं कि इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जो 338 का खंड क, इसमें जोड़ा जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें जो अनुसूचित जातियां थी उनके लिए हमारे भारत में एक राष्ट्रीय आयोग की तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, तो उसी के तर्ज पर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में एक अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अनुच्छेद 338 के खंड क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आयोग का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए, इसमें अगला संशोधन आ जाता है 92वां, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, और वह महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? देखिए इसमें, तो जो 8वीं अनुसूची है, तो इस 8वीं अनुसूची में वर्णन किसका है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, 22 राजभाषाएं होती हैं। तो इन 22 राजभाषाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में किया गया है। तो जब हमारा भारतीय संविधान बनाकर तैयार किया जाता है, तो उस समय 22 राजभाषा नहीं थी, उस समय मात्र 14 राजभाषाएं थी। फिर इसके बाद में सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इन 3 को और जोड़ दिया गया, तो फिर हो गया 18। फिर इसके बाद में ये जब ये 92वां 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 होता है, तो इसमें 4 और भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें बोडो, मैथिली, डोगरी और इसके बाद में संथाली, ये 4 भाषाओं को और राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हो गई? तो अब 22 राजभाषाएं हो चुकी है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें 93वां 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, वहां 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ? तो देखिए इसमें, तो देखिए इसमें पहला प्रावधान हो जाता है कि अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़ा जाता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 15 का खंड 5 इसमें जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति
या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनकी उन्नति के लिए शिक्षण संस्थाओं में, याद रखें, शिक्षण संस्थाओं में या फिर निजी संस्था, भले सरकारी हो चाहे निजी हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, उसमें प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो भी हैं, तो इनको किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे निजी संस्थान हो चाहे सरकारी में, तो किसी प्रकार से कोई रोकथाम है ही नहीं। लेकिन जो निजी संस्थान है उसमें भी प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, उसमें भी उनको प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रावधान इस संशोधन में किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ किसको शामिल किया गया है? तो इसमें SC, ST और OBC, ये 3 कैटेगरी के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला जाता है 97। तो अगला है 97 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है। तो नया भाग कौन सा? तो भाग 9 में एक और खंड जोड़ दिया जाता है, भाग 9 का खंड ख, इसमें और जोड़ दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो इसमें किसका प्रावधान किया गया है? 9 ख में। तो भाग 9 ख में या पार्ट 9B में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें किसका प्रावधान है? तो पहली बात तो ये कि कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 ख या भाग 9B, इसमें जोड़ा जाता है। और इसमें किसका प्रावधान है? तो सहकारी समितियों का प्रावधान है। अब सहकारी समिति क्या है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कुछ लोग मिलकर इसमें एक समिति गठन करेंगे और हमारी सरकार भी कुछ सहायता करेगी और कुछ लोग, ठीक है, चंदा इकट्ठा करके ये समितियाँ गठित करते हैं। तो इसमें सरकार भी और लोगों का व्यक्तिगत सहयोग भी इसमें जुड़ा होता है। तो दोनों ही मिलकर इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें प्रावधान होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 के ZT, तो अनुच्छेद 243 के ZH से लेकर 243 ZT तक ये जोड़े गए, जिनमें सहकारी समितियों के गठन, विनियमन और इनके विघटन आदि से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 में किया गया है। और इसके अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद? तो आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 43 का पार्ट B, अनुच्छेद 43 का खंड ख, ये इसमें जोड़ा जाता है। और राज्यों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, उनका स्वायत्त संचालन, मतलब खुद वे संचालन कर सकें। इसके बाद लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को इसमें उत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। आ रहा समझ में? मतलब जो सहकारी समितियां हैं ये स्वैच्छिक रूप से गठित की जा सकती हैं, उनका संचालन भी स्वयं कर सकते हैं, और लोकतांत्रिक नियंत्रण और जो व्यावसायिक प्रबंधन होता है, इन सभी के लिए उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं सहकारी समितियों को। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ साथ जो सहकारी समिति है, तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी ये इसमें शामिल किया जाता है। मतलब कि पहले संघ बनाने का अधिकार था, तो संघ बनाने का अधिकार के साथ साथ अब सहकारी समिति का भी गठन किया जाएगा, सहकारी समिति भी बनाई जा सकती है। और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इस शब्द को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि इससे पहले यह अधिकार शब्द इसमें जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला संशोधन आ जाता है 98वां 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? तो इसमें देखिए कि कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक के विकास के लिए कदम उठाने के लिए उसे सशक्त किया गया है, मजबूत बनाया गया है, ये इस संशोधन के तहत। तो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा संशोधन है जिसके तहत
कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस संशोधन का नंबर आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? तो देखिए, इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनकी जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जब यह संशोधन पारित किया जाता है हमारी अधिनियम संसद के द्वारा, तो जिस अधिनियम को पारित किया जाता है हमारी संसद के द्वारा, तो उस समय बहुत चर्चा में रहा था ये। तो हमारे भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के जजों की नियुक्ति के लिए इन दोनों जो जज होंगे इनके जो जज होंगे या इनके जो न्यायाधीश होते हैं, तो इनके जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनके जजों की नियुक्ति के लिए हम देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है। तो हमारी संसद ने यह विचार किया कि क्यों न इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर एक आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और यह आयोग के माध्यम से इस हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह आयोग। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसका निर्णय, मतलब हमारी संसद का निर्णय सही नहीं लगा और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको रद्द कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद आगे देखिए इसमें, तो इसमें अगला प्रावधान था कि 5 जजों वाले एक संवैधानिक पीठ, इसमें कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले 99 संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करार दिया। 5 जजों की बेंच बैठती, मतलब 5 जज एक साथ बैठे और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि ये जो आयोग बनाया जा रहा है यह उचित नहीं है, ठीक है, और उन्होंने इस आयोग को निरस्त कर दिया, इस आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। आ रहा समझ में? तो इसमें जो कॉलेजियम प्रणाली है, तो कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है कि हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, इनके द्वारा, ठीक है, इनकी सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ये इसी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही होती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उच्चतम न्यायालय के जो 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ये सब मिलकर सलाह जब हमारे राष्ट्रपति को देखते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। लेकिन इस कॉलेजियम प्रणाली को हमारी सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया था कि इस कॉलेजियम प्रणाली को खत्म किया जाए और एक आयोग का गठन किया जाए जिसका नाम होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NJSC। आ रहा समझ में? और इस NJSC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इस NJSC का फुल फॉर्म होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब 5 जजों की बेंच बैठती है और इसे रद्द करार दिया या इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं आ पाया। इसके बाद फिर अगला देखिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें क्या क्या प्रावधान किया जाता है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और जब यह अधिनियम पारित किया जाता है हमारी संसद के द्वारा, तो इससे लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या है देखिए, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा 28 मई 2015 को 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 में पारित किया जाता है, मतलब उनको मंजूरी दी गई। तो ध्यान रहे कि 28 मई 2015 को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसे पारित किया, लेकिन ये इसका नंबर क्या है? 2013, मतलब 2013 में ही इसे संसद में प्रस्तुत कर दिया गया था। और हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें कब पारित किया था? तो ये पारित करने की डेट है, स्वीकृति देने की डेट है 28 मई 2015। और इसका नंबर क्या हुआ अधिनियम के मामले में? तो आपको ध्यान रखना होगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम उसका नाम हुआ। फिर ये क्या चक्कर है 119वां संविधान संशोधन? इसका मतलब ये हो जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक का नंबर है 119, ठीक है, लेकिन जब ये अधिनियम बना तो ये इसका नंबर हुआ 100वां। क्या होता है कि जब संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो जरूरी तो नहीं है
कि संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया और हमारे राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। या ऐसा भी नहीं होता है कि पता चला कि एक संसद ने पास कर दिया, दूसरे संसद मतलब दूसरा सदन भी पास कर देगा। हमारे भारत की जो संसद है इसमें 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जब एक सदन पास कर देगा तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरा सदन उसे पास कर दे, ठीक है। तो संसद में विधेयक जरूर पेश किया गया था 119, लेकिन ये अधिनियम नहीं बन पाए और खत्म हो गए। तो फिर ऐसे अभी तक कितने अधिनियम बने हैं, तो ऐसे 100 अधिनियम बन चुके हैं। तो विधेयक भले 119 पेश किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो अधिनियम बने हैं ये 100 अधिनियम पारित हुए हैं हमारी संसद के द्वारा। तो इसलिए इसका नंबर हुआ 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसमें प्रावधान हो जाता है कि हमारे भारत में और बांग्लादेश में तो कई वर्षों से भूमि को लेकर विवाद चला आ रहा था। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि को लेकर समझौता हुआ और दोनों देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की और दोनों देशों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, आदान प्रदान किए गए। और 1974 में 1974 में ये जो भूमि विवाद चला आ रहा था उसी समय से तो वह समझौता इस अधिनियम के तहत किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि 4 राज्यों जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इसमें कुछ भूमि क्षेत्रों से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची में या पहली अनुसूची के प्रावधानों को इसमें संशोधित किया जाता है या उसमें सुधार किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कई वर्षों से भूमि विवाद चला आ रहा था बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो उस भूमि विवाद को समाप्त किया गया और कुछ भूमि को हमारे भारत के क्षेत्र में से शामिल कर लिया जाता है। और जब भारतीय क्षेत्र में इस बांग्लादेश की भूमि को शामिल किया गया था तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें स्वतः ही हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में जो नागरिकता है तो नागरिकता का एक प्रकार होता है कि भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो हमारा भारत अगर किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित करता है, ठीक है, या फिर विदेशी भूमि को हमारे भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में, उस भूमि क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, वे स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। उन्हें अलग से कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला अधिनियम आ जाता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसमें क्या हुआ था और यह कब पारित किया जाता है और इसमें प्रावधान कौन कौन से थे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं फ्रेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि मई 2015 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक ये राज्यसभा को भेजा जाता है और उसी के साथ फिर 14 मई 2015 को ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त प्रवर समिति होती है, उसे यह विधेयक भेजा जाता है। अब दोनों को ही भेज दिया गया, राज्यसभा को भेज दिया गया और जो संयुक्त प्रवर समिति है मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त प्रवर समिति है, इसे यह विधेयक भेजा जाता है। अब इसके बाद फिर इस समिति ने, कौन सी समिति ने, जो प्रवर समिति है, तो इस प्रवर समिति ने विचार किया और विचार करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद 22 जुलाई 2015 की बात है, तो 22 जुलाई 2015 को इस समिति ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ संशोधनों के बाद राज्यसभा में 1 अगस्त 2016 को यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को कुछ संशोधनों के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है या राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ से पारित होने के बाद हम देखते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के पास इसे भेजा जाता है और राज्यों की विधानसभाओं ने भी कुछ विधानसभाओं ने इसका हालांकि विरोध किया था, लेकिन आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इस विधेयक को भी पारित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसको भेजा जाता है और राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 की बात है, तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए या अपनी अनुमति दे दी और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं या अपनी अनुमति देते हैं तो यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अस्तित्व में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि ये हमारे जीएसटी से संबंधित है और जब हमारे राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो इसके बाद इसे
1 जुलाई 2017 से हमारे भारत में इसे लागू किया गया था। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को भारत में लागू कब किया गया था। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक्ट है, अधिनियम है ये। ठीक है, तो इसे कब लागू किया जाता है जीएसटी को? तो आपको डेट याद रखनी होगी, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से यह भारत में लागू किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249 मतलब 249, फिर 250, फिर इसके बाद में 268 और 270, फिर 271, 286, फिर 366 और 368। ये इतने अनुच्छेद थे जिसमें संशोधन किया गया या इनमें कुछ परिवर्तन किया गया था फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जीएसटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जीएसटी के बारे में सुनते भी हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो अधिनियम था तो यह किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इन अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के साथ या संशोधन करने के साथ साथ जो छठी अनुसूची है और 7वीं अनुसूची है, तो इन दोनों अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब जीएसटी से संबंधित अधिनियम हमारे भारत में पारित किया जाता है तो फिर कौन सी अनुसूचियों में भी संशोधन करना पड़ा था। तो ये छठी अनुसूची और ये जो 7वीं अनुसूची है, इन दोनों अनुसूचियों में परिवर्तन या संशोधन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं? तो देखिए इसमें प्रावधान पहला आ जाता है कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह अस्तित्व में आया, लेकिन इसका नंबर कौन सा है अधिनियम में देखा जाए तो अधिनियम में इसको देखा जाए तो 102वां, और ऐसा अगर विधेयक के रूप में देखा जाए तो 123वां, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने विधेयक हमारी संसद में पेश किए जाए सभी के सभी पारित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा अपन देखते हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक नंबर है तो ये है 123, लेकिन अधिनियम नंबर क्या है इसका? तो एक्ट नंबर है 102, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके द्वारा क्या हुआ? तो इसके द्वारा हमारे भारत में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने का प्रावधान इसमें किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नेशनल, ठीक है, तो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, NBCB। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा NCBC इसका नाम होता है, NCBC। तो इसको हम फुल फॉर्म में याद रखेंगे, आप याद रखना। तो नेशनल क्लास बैकवर्ड कमीशन ये इसका नाम होता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ऐसे ही इसको भी भारत में संवैधानिक दर्जा इसे प्रदान किया गया है। अब इसमें देखिए फिर इसका अगला प्रावधान क्या है? तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, तो उन्हीं के समान एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी प्रावधान किया गया है और इसमें अब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक दर्जा मतलब इसका क्या हो गया कि इसका प्रावधान अब संविधान में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अब यह भी उसी तरीके से कार्य करेगा जैसे SC और ST कमीशन कार्य करते हैं। इसके बाद फिर इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि किसी भी शिकायत की छानबीन या उसकी जांच यह आयोग कर सकता है और आयोग के पास इस मामले में, किस मामले में, जो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कोई भी अगर मामला है तो यह आयोग उसकी छानबीन कर सकता है, जांच कर सकता है, या फिर और भी अगर कोई मामला है उसका अगर समाधान करना चाहता है या उस पर संबंधित कोई भी जांच करना चाहता है, पर ध्यान रहे कि जुड़ा हुआ मामला किससे होना चाहिए? सिर्फ पिछड़ा वर्ग से। तो जो पिछड़ा वर्ग का मामला है सिर्फ उसी की जांच करेगा ये। आ रहा समझ में? पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हुआ हो या फिर और उन्हें सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही है या उनसे संबंधित कोई योजना है परंतु उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है,
तो इससे संबंधित समस्त जांच पड़ताल करने का अधिकार इस आयोग को प्रदान किया गया है और यह सिविल कोर्ट का अधिकार रखता है। आ रहा समझ में? मतलब ये कि सिविल कोर्ट का मतलब क्या होगा कि अगर इस आयोग को हमारे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से किसी अधिकारी या किसी मंत्री से कोई पूछताछ भी करना पड़े तो यह आयोग कर सकता है, इतना अधिकार इसे दिया गया है। ठीक है, तो इसको सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसमें अगला प्रावधान देखिए फ्रेंड, तो अगला प्रावधान आ जाता है इसमें कि जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने इसे पारित किया और हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जब इस पर हस्ताक्षर किए गए तो यह अधिनियम को रूप धारण कर लेता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। और इसमें एक प्रावधान किया गया, ठीक है, इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। तो वह नया अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 338 के में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 का खंड ख, आर्टिकल 338 का पार्ट वी इसमें जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 338 के खंड ख में इसका प्रावधान किया गया है। और अब यह आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान किस में कर दिया गया है? तो इसका प्रावधान अब संविधान में कर दिया गया है और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और अब यह आयोग क्या करता है? तो यह आयोग सिर्फ पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करता है। समस्त मान लीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको अगर न्याय दिलाना है तो उसको न्याय दिलाने में भी यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले भी यह आयोग था, लेकिन इसे ऐसे सिविल राइट और इसके बाद में संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो 103वां 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए तो देखिए इसमें, तो इसमें पहला प्रावधान आ जाता है कि जो इसका जो विधेयक नंबर था, तो इसका विधेयक नंबर था 124वां, लेकिन जब अधिनियम नंबर हुआ मतलब अधिनियम के रूप में पारित हुआ तो अधिनियम के रूप में यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाया। तो याद रखें, अगर विधेयक नंबर इसका पूछा जाता है तो 124वां और अगर अधिनियम नंबर पूछा जाता है तो 103। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जितने विधेयक हमारी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी विधेयक पारित होकर अधिनियम बन जाए। कुछ अधिनियम पारित नहीं होते हैं जिसके कारण वे समाप्त हो जाते हैं। और जो 103वां अधिनियम है, तो ध्यान रहे कि जब तक हमारे राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे किसी विधेयक पर तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक और अधिनियम नंबर देखा जाए तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारे संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। तो 2 नए अनुच्छेद कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला हो जाता है अनुच्छेद 15 का खंड 6 और अनुच्छेद 16 का खंड 6। ये 2 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इसमें प्रावधान क्या है, लिखा क्या है इसमें? तो इस संशोधन अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि पहले से जो आरक्षण व्यवस्था है, ठीक है, तो जो आरक्षण है और इसके बाद सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, इसको आधार मानते हुए अब जातिगत आधार पर हम देखते हैं कि अभी तक आरक्षण दिया जा रहा था। अभी तक हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो आरक्षण दिया जा रहा था वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ, इसको आधार मानते हुए आरक्षण दिया जा रहा था और जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि अब आरक्षण कैसे मिलेगा? तो आर्थिक वंचना के आधार पर, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं, तो पहले जनरल वालों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस संशोधन के तहत अब जनरल वालों के लिए प्रावधान किया गया कि अब उन्हें भी 10% आरक्षण मिलेगा अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला संशोधन आ जाता है 2019 का। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं? तो देखिए इसमें इसके प्रावधान, पहला प्रावधान आ जाता है कि इसका विधेयक नंबर क्या था?
तो इसका विधेयक नंबर आपको ध्यान रखना होगा कि 126वां विधेयक नंबर है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद फिर अधिनियम नंबर क्या है, तो जब इसे राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है तो यह अधिनियम को रूप धारण कर लेता है। तो इसका अधिनियम नंबर है, एक्ट नंबर है 104 104, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में 334 में संशोधन किया गया था। अब ये कौन कौन से संशोधन किए गए थे, तो इसमें प्रमुख 2 संशोधन होते हैं। तो पहला संशोधन होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो यह 25 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाली थी। इसकी तिथि को, इसकी डेट को आगे बढ़ाकर, इसके समय को आगे बढ़ाकर, इसकी समय अवधि को आगे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक विस्तृत कर दिया गया है। मतलब लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के जो सीटों का रिजर्वेशन है, यह 25 जनवरी 2030 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा प्रावधान इसमें आ जाता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन जो पहले किया जाता था, मतलब एक आंग्ल भारतीयों को, तो राज्यों की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल मनोनीत करते थे, और राज्यों की जो हमारी लोकसभा होती है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था या नॉमिनेट किया जाता था। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन शब्द आता है, इसको हिंदी में आंग्ल भारतीय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आधे अंग्रेज आधे भारतीय, या यह भी समझ में ना आए तो सीधी सी बात है कि जो अंग्रेजों के परिवार के लोग हैं उन्हें ही कहा जाता है आंग्ल भारतीय। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग व्यापार करने आए थे और यहाँ पर शासन भी करते हैं, तो कई अंग्रेज लोगों ने हमारे भारतीय लड़कियों से शादी की थी और ये लोग यहीं पर रहने लगे और फिर इनका परिवार हुआ। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो फिर ये अंग्रेज लोग हमारे भारत छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका परिवार यहीं पर रह गया। और फिर इनके अंग्रेजों के परिवार के लोगों की देखभाल या इनसे संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो इसको संसद के समक्ष कौन रखेगा, तो ये एंग्लो इंडियन का जो सदस्य होता था, ये संसद में, लोकसभा में जाकर इनके समस्या के बारे में संसद को अवगत कराता था। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस को हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे और राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को हमारे गवर्नर नॉमिनेट करते थे, यह सिस्टम, यह व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला अधिनियम आता है 105। तो 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। अब इसमें क्या हुआ, तो देखिए इसमें कि हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 18 अगस्त 2021 को, याद रखें ये डेट आपको याद रखना होगा, तो 18 अगस्त 2021, 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में इन्होंने इसको स्वीकृति दी है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो अधिनियम पारित हुआ है, तो इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अनुमति दी थी, तो आपको ध्यान रखना होगा 18 अगस्त 2021 को। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये तो हो गई हमारे महामहिम या हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद या स्वीकृति की बात, लेकिन इसे या इसमें प्रावधान क्या क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें प्रावधान देखिए, यह प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। इसके बाद में केंद्र सरकार को अधिकार है, तो केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा ही इन पिछड़े वर्ग के लोगों की एक सूची तैयार की जाएगी और इसी को सुरक्षित भी रखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर राज्यों के स्तर पर, तो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको भी अपने राज्य के स्तर पर, और मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इनको अपने क्षेत्र के स्तर पर इन पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि इसमें एक अनुच्छेद जो जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 338 का खंड बी जो पहले ही जोड़ा जा चुका है, तो अनुच्छेद 338 के खंड बी में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको प्रभावित करने वाले जितने भी मामले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसमें प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 338 के खंड बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। और जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई भी अगर मामला है तो किससे परामर्श किया जाएगा? ये जो हमारा एनसीबीसी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे परामर्श किया जाएगा, इससे सुझाव भी लिया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये पिछड़े वर्ग की जातियों से संबंधित अगर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर कोई नीति बनाती है, कोई योजना बनाती है तो किससे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इससे परामर्श करना, इससे सलाह लेना अनिवार्य होगा। ये इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड, ये संशोधन और या फिर अधिनियम समाप्त हो जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम थे ये मैंने आपको बताए हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।